हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है 14 उपग्रहों की गति। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका उपग्रहों का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। इसमें देखिए प्रत्येक उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमण करता है। इस कक्षा में उपग्रह का वेग जो है नियत रहता है, ये सब आप जानते हैं पहले से ही, और उसे कक्षीय वेग कहते हैं। उपग्रह द्वारा ग्रह का पूरा चक्कर लगाने का समय परिक्रमण काल कहलाता है। इसमें देखिए उपग्रहों का कक्षीय वेग, इसके लिए आर्टिकल देखिए, इसकी ये चित्र है नीचे। जब कोई उपग्रह जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, ये देखिए चारों ओर क्या है, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमान m का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर त्रिज्या r की वृत्तीय कक्षा में वेग v0 से परिक्रमण कर रहा है, तब उपग्रह पर अभिकेंद्र बल mv0² है, क्योंकि इसका वेग जो है v0 है, इसलिए mv0² 0 लिया है, v0। देखिए चित्र में ये इसमें ये r त्रिज्या का है, ये इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, h ऊंचाई पर है, और इसका द्रव्यमान m है उपग्रह का। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी का m ही है, अर्थ का इसलिए e लगा दिया सफिक्स में। ये पृथ्वी की त्रिज्या है r। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है तथा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल Gmem/r होगा। ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है m और m उपग्रह का द्रव्यमान है, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यही अभिकेंद्र बल है। यहाँ ये अभिकेंद्र बल जो है ये अभिकेंद्र बल है। गुरुत्वाकर्षण बल तो इन दोनों को क्या है, बराबर रख दिया, उनको बराबर लिखे, m से m कैंसिल हो गया, r² से एक r कैंसिल हो गया, जो बचा उसको नीचे लिख दिया है। ये Gme/r = v0²। तो ये r जो है इसके साथ v0 के साथ चला गया, तो Gme = v0² r। अगर v0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये r जो है इसके Gme के अपॉन में चला जाएगा, और जब v0 = निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा इधर से, तो इधर वाली टर्म जो है ये रूट में आ जाएगी। तो यही v0 का फॉर्मूला है। माना पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है, तब उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र O से दूरी अब क्या है, उपग्रह कितना h ऊंचाई पर है, उपग्रह की ऊंचाई जो है h है, तब उपग्रह पृथ्वी के केंद्र O से दूरी कितनी होगी, r = re + h हो जाएगा। तो r का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये r की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के हम यहाँ पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो v0 = √Gme/re + h, re की जगह re + h हो जाएगा। ये फार्मूला है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तब g = Gme/re² है। ये फार्मूला हम जानते हैं, g = Gme/re²। इस g को इधर की साइड, इस re² को इसके साथ इधर ले जाएंगे, तो Gme = आ जाएगा Gre²। ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर v0 में पुट कर देंगे, ये हमने उठा के यहाँ पर पुट कर दी, तो कितना आ गया, ये इतना गया Gre²/re + h। ये क्या है, ये re² है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये इधर बाहर आ गया है, तो v0 का फॉर्मूला कितना आ गया, ये v0 = ये v0 जो है यहाँ नीचे लगता है, यहाँ आएगा v0 = re√G/re + h। यदि उपग्रह पृथ्वी के अति समीप हो, जब अगर बहुत ज़्यादा पास है तो h क्या है, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा re से, तो क्या करेंगे, इस h को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जब अगर ये बहुत बहुत छोटा हो गया है तो परिक्रमा कर रहा है तो re की तुलना में h को नगण्य माना जा सकता है। समीकरण सेकंड से उपग्रह का कक्षीय वेग v = कितना आ गया, इस h को यहाँ से हटा देंगे, कितना आ गया, ये g यहाँ पर इसकी जगह यहाँ से h, यहाँ से ये h यहाँ से हट गया है। ठीक है, और ये इस r को अगर हम अंदर ही रहने दें, Gre² रहने दें, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, Gme होती है, तो वो वैल्यू रख दी, अभी ऊपर लिखी है हमने, ये यहाँ पर लिख भी दिया है, ये लिख दिया है Gme = इतना होता है, ये यहाँ पर पुट कर दिया हमने, तो ये आ गया।
तो इस आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल हो गया, तो बी जीरो की वैल्यू आ गई GRE। ये इसका मेन फार्मूला है। यदि हम g इजकल टू इनकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट कर दें, यदि g इजकल टू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और r 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तब इन दोनों की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये यहाँ पर पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यू। ये लिख दिया है 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम 8 मान सकते हैं, ये लगभग 8 के बराबर है। 9.2 7.92 तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का अपनी कक्षा में कक्षीय वेग लगभग 7.92 किलोमीटर सेकेंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, अब परिक्रमण काल देखिए। माना कि उपग्रह के एक परिक्रमण का समय t है, तो t इजकल टू उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की परिधि अपॉन उपग्रह का कक्षीय वेग। तो उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। उपग्रह का कक्षीय वेग कितना अभी हमें निकाला है? b0 है। b0 की यहाँ पर r कितना है? re प्लस h है, क्योंकि h ऊंचाई पर है उपग्रह, तो re प्लस h हो गया। और b0 इस b0 है, b0 की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पुट करने से पहले हमने b0 इजकल टू लिख लिया, इसको b0 इसको इधर ले गए और इस t को इसके नीचे ले गए, ये आ गया। और नीचे देखिए b0 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ये v0 की ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। ये जो है यहाँ निकाल लिया था हमने, ये यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर b0 की वैल्यू अभी जो आई है वो यहाँ पर 2π/t यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पुट करेंगे तो इधर इजकल टू में आ जाएंगे एक दूसरे के। ये आ गया, ये है 2π re प्लस h अपॉन टी इजकल टू √GME अपॉन re प्लस h आ गया। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे t इजकल टू निकालेंगे, तो t निकालेंगे तो ये t इधर चला जाएगा और ये वाली टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर डिवाइड में जाएगी, तो ये वाली टर्म जो है ये यहाँ ऊपर पहुँच जाएगी और यहाँ जो लिखा हुआ है ये इसके नीचे आ जाएगा। ये आ गई यहाँ पर 2π re प्लस h इंटू √re प्लस h अपॉन GME, ये आ गया। आगे t इजकल टू, जब ये re प्लस h है बाहर लिखा हुआ, अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो अंदर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर जाएगा अंदर में, तो एक ऑलरेडी है और एक स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा? re प्लस h का क्यूब हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं GME इजकल टू GRE स्क्वायर होता है, तो GME की जगह इसकी वैल्यू ये रख देंगे GRE स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो इसका फॉर्मूला आ गया t इजकल टू 2π √re प्लस h का क्यूब अपॉन GRE। यदि उपग्रह पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा होगा, निकट परिक्रमा कर रहा है, तो h क्या है? बहुत बहुत छोटा होगा re से, तब re की तुलना में h को नगण्य मान सकते हैं। ऐसे उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? t इजकल टू 2π √re प्लस h, क्योंकि h को यहाँ से हटा देंगे, नेग्लिजिबल मान लिया, तो यहाँ से h को हटा दिया है, तो कितना हो जाएगा? re क्यूब अपॉन GRE स्क्वायर। इससे इस क्यूब से ये नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो t इजकल टू आ गया 2π √re अपॉन g। तो ये परिक्रमण काल का फॉर्मूला है। इनकी अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो r इजकल टू 6400 किलोमीटर और या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये वैल्यू हम पुट कर दें इसमें, वैल्यू ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद टी की वैल्यू 84 मिनट निकल के आएगी। तो टी का मान 5775 सेकेंड, लगभग 84 मिनट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। जब हम ऊपर फेंकते हैं किसी चीज़ को तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे आता है। पिंड को दिया गया प्रारंभिक वेग को बढ़ाते जाने पर पिंड अधिकाधिक ऊंचाई तक जाकर वापस लौटता है। अंत में एक ऐसा वेग आता है कि हम पिंड को उस वेग से ऊपर फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी लौटकर
नहीं लौटता। पिंड के इस प्रारंभिक वेग को पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आता। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानने पर पृथ्वी तल पर स्थित m द्रव्यमान की पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है, U = माइनस GMEM/RE, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा RE पृथ्वी की त्रिज्या है। पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने के लिए हमें GME/RE के बराबर कार्य करना होगा। यदि हम m द्रव्यमान के पिंड को इतने वेग से फेंकें कि उसकी गतिज ऊर्जा GME/RE के बराबर हो तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पलायन ऊर्जा कितनी हुई? GME/RE। इस दशा में पिंड को दिया गया वेग पलायन वेग है। माना यह VE है, तब पिंड की गतिज ऊर्जा 12 mv² होगी। पहले कक्षीय वेग थी, अब ये पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी। तो इन दोनों ये इसके बराबर होगी, GME/RE = 12 mv²। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको नीचे लिखेंगे। GME/RE = 12 VE²। हमें VE² की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो VE² = 2 GME/RE। इसको यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये पूरी टर्म अंडर में चली जाएगी, ये पूरी टर्म अंडर में चली गई। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है तब इसमें वेग क्या है, इसमें इसका पिंड का द्रव्यमान नहीं आया है तो इस पर निर्भर नहीं करता, इसमें सिर्फ पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। G = GME/RE² होता है, हमें पता है, तो GME की जगह GRE² पुट कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर पुट करेंगे ऊपर तो निकल के आएगा V = 2 GRE निकल के आएगा। तो ये पलायन वेग का फॉर्मूला है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम पृथ्वी तल से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले से। अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दें, G = 9.8 होता है और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने पर जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 11.2 × 10³ मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। किलोमीटर में निकालेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये पलायन वेग होता है। कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में अगर हम संबंध देखें तो ये कितना आता है, ये B = होता है √2V0। दोनों के फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं, ओके। इसके फॉर्मूले में ये यहाँ पर निकाला है, B = होता है, ये B = होता है 2√2GRE और V0 = होता है कक्षीय वेग √GRE। तो ये इससे √2 गुना ज़्यादा है, ये देखिए यही निकल के आया है, ओके स्टूडेंट्स।